हेलो वाईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सैम सत्यम और आप सुन रहे हैं सेड्स ऑफ स्टोरी टेलर हंटिंग एडेलिन की चैप्टर 9। बट इसे शुरू करने से पहले थैंक यू टू ऑल जिन लोगों ने कमेंट किया, प्यार दिखाया। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट किया। मुझे लगा कि चलो कम से कम मैं कुछ लोगों के लिए तो ये रिकॉर्ड करने के लिए टाइम अलग से निकाल सकता हूँ, और मैं निकाल के वो कर भी रहा हूँ। ओके, एंड उससे ज़्यादा थैंक यू हमारी ही एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है नंदिनी, उन्हें, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ चैप्टर्स और हिंदी में प्रोवाइड करे हैं जो उन्होंने ही ट्रांसलेट करी है। तो सब लोग नंदिनी को थैंक यू बोले, क्योंकि उनके ही चक्कर में हम अब क्या होगा कि जो चैप्टर्स है वो जल्दी जल्दी अपलोड कर पाएंगे। तो थैंक यू टू नंदिनी इन कमेंट्स, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9। मैंने हत्या की है, निर्मम हत्या, कई आदमियों की जिन्होंने शैतान से अलग अलग चेहरे पहने हैं, और मैंने ऐसा कई कारणों से किया है। चाहे उन्होंने किसी बच्चे का बलात्कार किया हो, किसी मासूम की हत्या की हो, या किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन बर्बाद किया हो जो इसके लायक नहीं है। ये चैप्टर जो है, ये मैनिपुलेटर जो है, जो स्टॉकर है, उसका पार्ट है, ठीक है। मतलब इसमें जो कहानी जो ऐसे है कि एक बार एडेलिन का पार्ट आता है, कुछ चैप्टर्स एडेलिन के चलती है, फिर मैनिपुलेटर के पीओवी से चलती है, जो मतलब स्टॉकर है उसके पीओवी से वो चलती है। तो ये जो पीओवी है वो स्टॉकर के पीओवी है, वो लिख रहा है ये। तो लेट्स स्टार्ट अगेन, ओके। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। मैंने हत्या की है, निर्मम हत्या, कई आदमियों की जिन्होंने शैतान के अलग अलग चेहरे पहने हैं, और मैंने ऐसे कई कारणों से किया है। चाहे उन्होंने किसी बच्चे का बलात्कार किया हो, किसी मासूम की हत्या की हो, या किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन बर्बाद किया हो जो इसके लायक नहीं था। लेकिन मैंने कभी किसी को ईर्ष्या से नहीं मारा। शायद हर चीज़ के लिए पहली बार आर्चिबाल्ड टालवेरा के होठ मेरे लड़की पर है, और उसके हाथ उसके पैंट के नीचे। वो उसे छू रहा है, अपनी उंगलियों से उसे ऑर्गेज़म दे रहा है, उससे गंदी बात कर रहा है, जिससे उसके गालों पर एक हल्की सी लाली आ जाती है। और उस पल मैंने फ़ैसला कर लिया था कि वो आज रात जिंदा नहीं रहेगा। जैसे ही मैंने उन्हें साथ देखा, मुझे उस क्लब में घुसने और वहाँ से घसीटने से रोकने के लिए मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि न केवल कोई दूसरा आदमी मेरे लड़की पर दावा करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि टालवेरा एक पागल सा पागल है, एक असली पागल। उसने अपनी पूर्व पत्नी को कई बार बुरी तरह पीटा था, और जब उसने आखिरकार उसे तलाक लेने का फ़ैसला किया तो उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई। वह महिला कभी भी एक मनोरोग अस्पताल में पीटीएसडी का इलाज करवा रही है। उससे उस महिला को सचमुच तोड़ दिया था, और जब वह दिन भर उसके दुर्व्यवहार से उबरने की कोशिश में बिताती है, तो वह रात को क्लबों में बिताता है, किसी और महिला को चुनकर घर ले जाता है और उसके साथ संभोग करता है। आखिरी बार मैंने सुना था कि वह भी अच्छा नहीं है। उसका यह उग्र खेल किसी भी तरह सुखद नहीं है। जब महिला खून से लथपथ नाक और फटे होठ के साथ चली जाती है, वह कमीना मारने लायक है, और मुझे यह सामान पाकर खुशी हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ही उसे मारूंगा। इस आदमी को और उसके परिवार के अपराध इस बड़ी योजना में छोटे से टुकड़े थे। उसका परिवार छोटे मोटे अपराधों में शामिल है, और वह खुद को सिएटल का माफिया समझता है। लेकिन इस शहर में घूमने वाले डायनासोरस की तुलना में वे चींटियां हैं। मैं उन्हें अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उस नीची अपराधियों से कई ज़्यादा बड़ी मछलियां हैं जो खुद को अपराधी समझते हैं। मानवता के लिए उनका खतरा उन लोगों की तुलना में नग्न है जिन्हें मैं ट्रैक करता हूं और मारता हूं। और जब तक वे सफ़ेद पाउडर से ज़्यादा कुछ नहीं बेचते, वे मेरे रडार पर नहीं रहते हैं। अब तक यही है। एडी को अपने मुंह खोलने और पुलिस को यह बताने से कोई नहीं रोक सकता कि उसका एक पीछा करने वाला है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि मैंने उसकी पुलिस रिपोर्ट के सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं और अगर टालावेरा परिवार को इसकी भनक लग गई तो एडी को किसी ऐसी चीज़ के लिए मार देंगे जो उनके नियंत्रण से बाहर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि परिवार के दुश्मन हैं, कोई भी संभावना ख़त्म हो जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि टालावेरा साम्राज्य के उत्तराधिकारी की हत्या कर दी गई है। तो आज रात मैं सिएटल को उन छोटे छोटे कीड़ों से मुक्त कर दूंगा जो इकट्ठा हो रही है, ताकि मैं बड़े कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। एडेलिन को मेरा बनाना है और पीडोफाइल गिरोह को ध्वस्त करना है। मैं अपनी गर्दन तोड़ता हूँ, सामने के दरवाजे की तरफ दौड़ता हूँ और मुट्ठियाँ लकड़ी पर जितनी ज़ोर से मार सकता हूँ मारता हूँ। मैं अपना सारा गुस्सा उस पर उड़ेल देता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि मेरी मुट्ठियों के नीचे की लकड़ी टूट जाएगी। ठीक उसी रात की तरह जैसे वो छोटा सा कमीना यहाँ था, सिर्फ एक मोजा पहने नंगा घर से बाहर भाग रहा था और एडी की नाम की गालियाँ दे रहा था। मुझे ये देखकर राहत मिली कि एडी ने खुद उसे बाहर निकाल दिया था। यही एकमात्र कारण था कि मैंने उसे उस रात नहीं मारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसकी जीभ नहीं काटी, क्योंकि उसने उससे गाली दी थी। उसे अब भी इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि मैंने उसे शहर से भगा दिया था और उसे फिर कभी उससे संपर्क करने से मना कर दिया था। मैं बरामदे के पीछे की परछाई में दुबक जाता हूँ। मैं आर्ची के किस्म के लोगों को जानता हूँ, वो बाहर निकल आएगा। हमेशा संकट में फंसी महिला की रक्षक मैं करूँगा। उस बड़े बुरे भेड़िए से ऐसे लड़ने के लिए तैयार हूँ जैसे वह कोई बूढ़ी दादी ना हो, जैसे वो सच में जानलेवा हो। सच में वो तो बस एक पागल लोमड़ी है जो भेड़िया का रूप धारण कर रखा है। उसके काटने से दर्द तो होता है, लेकिन किसी असली शिकार के काटने से कुछ नहीं। ठीक इशारा मिलते ही आर्ची दरवाज़ा खोलता है। उसके हाथ में बंदूक बंदे होते हैं। बाहर आजा कमीने, मुझे पता है तू बाहर है, आजा, मुझे पकड़ ले। आर्ची वो दरवाजे की चौखट पर छिचकता है। उसके साए में छिपे खतरे का आभास होता है, लेकिन कुछ पल के बाद उसकी योनि विकसित हो जाती है और दरवाजे से बाहर निकलकर बरामदे की सीढ़ियों से नीचे भागता है। उसका सिर मुड़ता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है जब वो मेरे चेहरे की एक झलक देखता है। मेरे मुंह में एक लाल गुलाब है जिसकी डंडी मेरे दांतों के बीच फंसी है। मैं अपने दांत दिखाता हूँ, एक ऐसे जंगली मुस्कान जो शैतान को भी सिहरन पैदा कर दे। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे, मैं बाहर निकलता हूँ, उसके हाथ पकड़ता हूँ, उसे घुमा देता हूँ। मेरा हाथ उसके मुंह पर पड़ जाता है और मैं उसके पीठ को अपने सामने खींचता हूँ। चाकू घुमाते हुए मैं उसके पेट में 2 बार वार करता हूँ। दोनों ही जगह ऐसी जगह है जो महत्वपूर्ण अंगों को नहीं काटेगी। वो मेरे हाथ के नीचे कड़हाता है। सदमे की वजह से वो ज़्यादातर चुप हो जाता है। इससे पहले कि हालात उसके काबू में आ जाए, वो चिल्लाने लगे, मैं उसे ऊपर ढकेलता हूँ और उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता हूँ। बस 10 सेकेंड में हो गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मेरे हाथ झटके से बाहर निकलता है और मैं उसके सूट जैकेट के पिछले हिस्से को पकड़ लेता हूँ। इससे पहले कि वो ठंडी कीचड़ भरी ज़मीन पर गिरे, बेहोश और खून से लथपथ, मुझे उसके जख्मों को भरना है, इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा खून बहा ले। लेकिन पहले मैं अपने मुंह से गुलाब का फूल निकालता हूँ, उसकी पंखुड़ियों से उसके जख्मों से बहते लाल रंग में डुबोता हूँ। मैं अपनी छोटी सी चुहिया को ये सोचने नहीं दे सकता कि किसी और को मेरे चीज़ें छूने देने का कोई अंजाम नहीं होगा। उसे जल्दी पता चल जाएगा कि मैं बेकार की धमकियाँ नहीं देता। मैं उसके शरीर को एक पल के लिए बरामदे पर टिका देता हूँ और फिर उसके पास जाकर गुलाब का फूल उसके दरवाजे पर फेंक देता हूँ। मैं बहुत गुस्से में हूँ और कुछ कर नहीं सकता। और फिर मैं उसकी लाश को पकड़कर जंगल में एक छोटा सा सफ़र शुरू करता हूँ जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी इंतज़ार कर रही है। जब तक पुलिस यहाँ पहुँचेगी तब तक देर हो चुकी होगी। खून के निशान उन्हें टायरों के निशानों तक ले जाएगी और शायद वो टायरों के निशानों के आधार पर उसके मॉडल और ब्रांड का पता लगा ले, लेकिन उसके बाद सबूत ठंडे पड़ जाएंगे। जल्दी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पुलिस वाले को समझ नहीं आएगा कि किस तरफ देखे और आर्ची का परिवार मान लेगा कि उनके दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया है और वे गलत नहीं होंगे। बस वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएगी कि वह कौन है, जब तक कि मैं
उनके सामने उनकी गर्दन में चाकू लिए खड़ा ना हो जाऊं। मुझे जाने दे कमीने, तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिससे पंगा लिया जा सकता है? क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कौन है? अगर वह उसे चलाता रहा तो उसका मुंह 2 सेकंड में ही बंद हो जाएगा। यह मुझे पता है। मैं उसे यह बात बताता हूँ और वह लकड़बग्घे जैसी हंसी के साथ जवाब देता है। मैं मुड़ता हूँ और उस कमीने के मुंह पर गुस्सा मारता हूँ और इस दौरान अपने मस्टैंग सीधी रखता हूँ। उसके बाद रंग बिरंगे शब्द आते हैं, लेकिन वह उनके साथ बहाते खून से ज़्यादा चमकदार नहीं है। सुंदर लड़का उतना सुंदर नहीं रहा। मेरे घर वापस पहुंचने के बाद उसे और भी बुरा अनुभव होगा। उसने अपना मुंह और हाथ मेरे लड़की पर रख दिए थे और ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलतियों का नतीजा भुगतने ही पड़ते हैं। गाड़ी चलाने के लगभग 5 मिनट बाद वो उठा। उसकी कमीज के कपड़े के 2 पट्टियाँ उसके पेट पर लग रहे घाव पर कसकर बंधी हुई है और उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। उसने छूटने की कोई संभावना नहीं है। मैंने बहुत अभ्यास कर लिया है। वह जब से उठा है तब से अपना मुंह चला रहा है और यह मेरे गियर्स को धूल में मिला रहा है। वह गोलियों की तरह खोखली धमकियाँ देता है, लेकिन असल में वो हवा में उड़ते कागज़ की तरह है। उनमें से किसी का भी असर नहीं होता। दरअसल वो मेरे आसपास भी नहीं पहुंचते। एडी का जिक्र आते ही मुझे जानलेवा गुस्सा आता है। अरे यार, क्या तुम इतने कामचोर हो? उसकी आवाज़ पॉर्न के लिए काट दी गई होगी और उसकी चूत बहुत टाइट है, लेकिन यार ये तो तुम दूसरी औरतों पे भी पा सकते हो ना। मैंने उनमें से बहुतों को चोदा है। जो एक धीमी मौत होने वाली थी, वह अब मानवता के उदय के बाद से अब तक के सबसे धीमी मौत होने वाली है। ये तो बहुत बुरा था कि उसने मेरे लड़की के बारे में इतने घिनौने तरीके से बात की, लेकिन फिर भी उसने यह कहकर बात को और बढ़ा दी कि एडी कुछ खास नहीं है। वो अपनी तरह की पहली लड़की है और जैसे उसके जैसे कोई और दूसरा नहीं होगा। मैं अपने गोदाम की ओर जाने वाले रास्ते पर गाड़ी रोकता हूँ। ये एक छोटी सी इमारत है जो किसी घटिया कंपनी के लिए कैमरे बनाती है, जो 5 साल में ही बंद हो गई। वो इमारत जब्त कर ली गई थी और मैंने उससे बहुत सस्ते में ख़रीद लिया था और फिर मैंने इसे एक अभद्र किले में बदलने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए। मैंने मुख्य मंजिल को अत्याधुनिक सुरक्षा के साथ अपने रहने की जगह में बदल लिया। एक चींटी भी मेरी जानकारी के बिना इस इमारत में नहीं घुस पाएगी। दूसरा मंजिल मेरा कार्य क्षेत्र है। दर्जनों कंप्यूटर वहाँ अवैध तकनीकें इस जगह को भर देती है जिससे मैं अपना काम कर पाता हूँ, और तहखाना वह जगह है जहाँ मैं अपना सारा काम संभालता हूँ। मतलब जहाँ मैं पीडोफाइल्स को यातना देने और उन्हें मारने के लिए ले जाता हूँ जब उनके पास मेरे लिए ज़रूरी जानकारी होती है। मैंने एक अंडरग्राउंड गैराज बनाया है जो सीधे बेसमेंट में जाता है। जब मुझे 6 फुट 2 इंच के बेवकूफ़ को टेबल तक ले जाने का मौका मिलता है तो उसे ले जाना आसान होता है। मैं एक मोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं अभी भी किसी को और की तरह अपने पीठ को चोट पहुँचाने में उतना सक्षम हूँ जितना कोई और। मैं फिर भी एक इंसान हूँ। गैराज का दरवाज़ा पीछे से बंद करके मैं कार बंद कर देता हूँ और घूम जाता हूँ। यह नज़ारा देखकर मेरी सांस फूल जाती है। आमतौर पर जब मैं लोगों का अपहरण करता हूँ तो मैं ज़्यादा तैयार रहता हूँ। वे डिक्की में चले जाते हैं और मुझे अपनी कार गंदे होने की चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब तक मैं उसे अपने कार तक वापस ले गया, मैं जल्दी में था और उसे वहीं फेंक दिया। उसके शरीर पर पहले से ही खून लगा हुआ था। मुझे उन दागों को हटाने के लिए अपने सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसे देने हो गए। इतने खून के साथ कोई भी सवाल पूछेगा, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ाना सवाल पूछने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं जिससे उनकी जान जा सकती है। हम इसे आसान से मुश्किल तरीके से कर सकते हैं। मैं तुम्हारी गांड फाड़ सकता हूँ या तुम एक अच्छी छोटी कुतिया बनकर चुपचाप खड़े रह सकते हो। फक। शब्द के इर्द गिर्द उसका खून के लथपथ मुंह बन जाती है और यह जानने के लिए किसी प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है कि अगला शब्द कौन सा निकलेगा। मैं उसके नाक पर मुक्का मार देता हूँ इससे पहले कि वह पहला शब्दांश भी निकल पाए। मेरी मुट्ठी के नीचे हड्डी की चरमराना लगभग चरम सुख का एहसास देता है। जब तक मैं अपनी मुट्ठी हटाता हूँ
तब तक उसकी टूटी नाक से खून की धार बहने लगती है। वह थूकता है और उसका एक दांत उसके मुंह से निकलकर मेरे फर्श पर गिर जाता है। मैं बस इसी के लिए अपने पैर उसकी गांड में घुसा दूंगा। मैं बाहर निकलता हूँ, कार के चारों ओर घूमता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। वह विरोध करना शुरू कर देता है, लेकिन जब मैं उसका कॉलर पकड़ता हूँ और उसकी कान को खींचकर बाहर निकालता हूँ तो शब्द अस्पष्ट हो जाता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए और वह हर बूंद और धक्के को महसूस कर रहा है। जब मैं उसके कार से बाहर निकालता हूँ और मेज की ओर ले जाता हूँ, वह हुक पर फंसे कीड़े की तरह छटपटा रहा है और मैं उसके चेहरे पर घबराहट भरे भाव बता सकता हूँ। उसे ऐसा लग रहा है, डूबता हुआ एहसास, कि उसकी ज़िंदगी किनारे पर संतुलन बना रही है और मैं उसे स्पार्टा की तरह लात मारने वाला हूँ। उसकी जद्दोजहद के बावजूद मैं उसे सर्जरी टेबल पर लेटा जाता हूँ और व्यवस्थित रूप से खास रस्सियाँ खोल देता हूँ ताकि उसे टेबल से बांध सकूँ और साथ ही उसे स्थिर रख सकूँ। वो देखता है कि दूसरी टेबल पर एक मरा हुआ फर्नांडो पड़ा हुआ है। सिसिली को विदा करने के बाद माइकल फर्नांडो को मेरे घर छोड़ा गया और मैं पार्शन मैनर में ताक झाँक करने चला गया। एडी और उसके दोस्त जा रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे एक क्लब तक गया। हर उस आदमी के सिर में गोली न मारने के लिए मुझे अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी, जिससे उनका लिंग उनकी गांड से रगड़ खाए। मैंने फैसला किया कि घर जाकर काम संभाल लूँगा, इससे पहले कि मैं कोई बेवकूफ़ी करूँ और उसका अपहरण कर लूँ। जब मैं फर्नांडो से पूछताछ कर रहा था, मैंने एक मॉनिटर लगाया और क्लब के कैमरे के जरिए एडी पर नज़र रखा। सच कहूँ तो मेरी यातना के तरीके और भी ज़्यादा खूनी हो गए। एक बार मैंने आर्ची और उसके सीढ़ियों से ऊपर ले जाते देखा। मुझे फर्नांडो से ज़रूरी जानकारी मिल गई। लड़कियों को निकालने के लिए उनकी प्रतिक्रिया, कुछ खच्चरों के नाम और फर्नांडो किसके अधीन काम करता है उसका नाम। पता चला वो आदमी ओहायो में है और इसलिए मैं दूसरे भाड़े के सैनिक को उसे संभालने दे रहा हूँ। वह बस अपने बॉस के बारे में जानकारी हासिल करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। खच्चरों का पता लगा लिया गया है और उनके निशाना बनाया जा चुका है, इसलिए जब मैं इन दोनों को ख़त्म कर दूंगा तो उनके सिर पर स्नाइपर से गोली मारी जाएगी, फिर आर्ची के परिवार पर। क्या बकवास है यार। आर्ची थूकता है। उसके लहजे में डर और घृणा दोनों साफ दिखाई दे रही है। फर्नांडो का चेहरा फूलने लगा है। मैं बेफिक्री होकर कंधे उचकाता हूँ। आज रात मुझे बहुत सारी लाशें ठिकाने लगानी है। उन सबको एक साथ ठिकाने लगाना आसान होगा। देखो, मेरे परिवार ने जो भी किया है, हम कोई समझौता कर सकते हैं। आर्ची बातचीत करता है। उसके शब्द उसके टूटे दांतों की वजह से थोड़े अस्पष्ट और ढीले ढंग लग रहे हैं। उसकी नाक पहले से सूजी हुई और चोटिल है, साथ ही उसके फटे सूज और सूजे होठ भी। ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीठ से पीछे हाथ बांधे हुए किसी मुक्केबाजी मैच में 5 राउंड खोले। मेरा तुम्हारे परिवार से कोई संबंध नहीं है, मैं शांति से कहता हूँ। कम से कम अभी तक तो नहीं। वह एक पल के लिए चुप हो जाता है। मुझे अविश्वास से घूरता रहता है क्योंकि उसका दिमाग यह सोच रहा है कि मैं टेलावेरा परिवार का दुश्मन नहीं हूँ। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उस कमबख्त लड़की की वजह से, वो पूछता है। उसकी आवाज़ उन्मादी है। मैं उसके पास झुकता हूँ, उससे मेरे जख्म वाले चेहरे को अच्छी तरह देखने देता हूँ। अगर जख्म नहीं है तो जो लोगों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं, तो मेरी आंखें के घातक चमक आमतौर पर काम कर जाती है। वो मुझे चाहती थी। मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारी लड़की तुम्हें नहीं चाहती। मैं आह भरता हूँ और सीधा हो जाता हूँ। मैं इस कमीने को अपने बात समझाने की जहमत नहीं उठाऊँगा। वो मेरे जुनून को नहीं समझेगा और मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं है कि मैं उसे समझाऊँ। वो ये नहीं जानता कि एडेलिन, जैसे ही मैं एडेलिन रीली को अपना परिचय दूंगा, वो किसी और के बारे में नहीं सोच पाएगी। मैं उसके अंदर खो जाऊंगा जब तक कि उसकी हर सांस उसके अंदर मेरे द्वारा पैदा की गई आग को और न भड़का दे। आग में ऑक्सीजन की तरह मैं उसके प्यारे से शरीर के हर इंच को
तब तक खाऊंगा जब तक वो मेरे अंदर और गहराई तक पहुँचे। इसके अलावा कुछ और नहीं सोचेगी वो। पहले तो वो मुझसे डरेगी, लेकिन वो डर उसके और भड़का देगा, और जब वो आग के बहुत करीब पहुंच जाएगी तो मैं उससे दर्द देने में बहुत खुश होऊंगा। मेरे बगल में बर्तनों के एक ट्रे किराने से रखी हुई है। बिना नज़र हटाए मैं उससे पहली औजार को पकड़ लेता हूँ जिस पर मेरा हाथ पड़ता है। एक दांतेदार पेचकस, ख़ास तौर पर यातना देने के लिए बनाया गया है। सेना इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल करती है और जनता को इसकी जानकारी भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सरकार कभी भी स्वेच्छा से बताएगी। एक ऐसा देश जहां युद्ध अपराधियों को अक्सर यातनाएं दी जाती है, और ऐसा करने के लिए बेहद घटिया तरीके अपनाए जाते हैं। जनता किसी भी तरह से अनजान नहीं है, लेकिन उन्हें हमारी सरकार की भ्रष्टता की हद भी बिल्कुल नहीं पता। जब उसकी नज़र पेचकस पर पड़ती है तो उसकी आंखें मजाकिया अंदाज में चौड़ी हो जाती है। मैं मुस्कुराता हूँ। अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किए हैं। मैं देखता हूँ पेचकस घुमाते हुए, और हम दोनों के हर नुकीले सिरे अच्छी तरह दिखाई दे रही है। एक बार यह बेवकूफ़ अंदर चला गया तो इसे बाहर निकालने में और ज़्यादा दर्द होगा। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। भाई चलो इस बारे में बात करते हैं। वह लड़की मुझे मारने लायक नहीं है। क्या तुम्हें पता है मेरा परिवार तुम्हारे साथ क्या करेगा? उसके साथ क्या करेगा? क्या तुमने सच में सोचा है कि मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा? मैं पलटकर अपने भौहें चढ़ाता हूँ ताकि देख सकूँ कि उसकी चेतावनी से कितने नाखुश हूँ मैं। उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया, जैसे बचपन में मेरी माँ मेरे लिए बगीचे से सेब तोड़ती थी। मुझे हमेशा से ये चीज़ें बहुत पसंद है। अपने परिवार और असमय मौत से उपजे गुस्से मेरे धमकियाँ उसके मुंह से निकल रही थी। तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं लगभग एक लड़की के साथ सोने वाला था। मुझे तो पता नहीं था कि वो तुम्हारी है। वो चिल्लाया। उसके माथे की नसें उभर आई। नज़ारा अच्छा नहीं लग रहा था। जवाब में मैंने पेचकस सीधे उसके पेट में घोंप दिया। वो मुझे देखता रह गया। उसका मुंह सदमे से खुला रह गया। एक पल बीतती और फिर उसके खून की खांसी होने लगी। उसकी आंखों में तरह तरह के भाव छलक आते थे। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे दुख के 5 चरण दिखाई दे रहे हैं। मैं झुका, दांत पीसते हुए बोला, तुम और हर दुखी मादरचोद जो उसकी तरफ देखता भी है, उसे ये पता चलेगा कि जब बात उसके सामने आती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं। मुझे परवाह नहीं कि तुमने उसकी तरफ उल्टी सांस भी ली। तुम मारे जाओगे। तुम बिल्कुल पागल हो, वो घुटते हुए बोला। वो अविश्वास से अपने पेट से बाहर निकले पेचकस को देखा। इस बार ज़रूर उसकी ज़रूरी अंगों पर चोट लगी होगी। धीरे धीरे मैं पेचकस बाहर खींचता हूँ। उसकी आंखें की पृष्ठभूमि में चूषण की आवाज़ शांत हो जाती है। मेरे अंदर धड़कता हुआ बेलगम गुस्सा बेरहम है। अजय और उसके पेंट में उसके हाथ की छवि, उसे चूमते हुए, उसके कानों में मैं कुछ फुसफुसाते हुए और उसे उत्तेजित करते हुए, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है और मेरे हिंसक तूफान को भड़का रहा है। जब उसके चेहरे की छवि झिलमिलाती है तो मैं पेचकस वापस डाल देता हूँ। वो वापस पाने की चाहत। उसके जैसे किसी कमीने के लिए ये एक तरह से चरम सुख है। मुझे उससे उसका स्पर्श मिटाना होगा, और जल्द ही मैं पेचकस निकालता हूँ और गहरी सांस लेता हूँ। मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि वह अभी मुझे नहीं जानती। वह नहीं समझती कि असली ज़रूरत क्या होती है। अभी नहीं, लेकिन वह समझ लेगी, क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत से नफ़रत हो जाएगी। वो इससे लड़ेगी। उसका लालसा के खिलाफ विद्रोह करो और कुछ और ढूंढने की कोशिश करो जिससे उसे मेरा एहसास का एक अंश भी महसूस हो। उसे वो कभी नहीं मिलेगा और मैं उसे कोशिश भी नहीं करने दूंगा। अपनी गर्दन चटकाते हुए मैं एक और गहरी सांस लेता हूँ। मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया था। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया देने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मैं छोटा सा चूहा मुझे भी नई भावनाएं जगाता है। आर्ची, तुमने कितने औरतों को चोट पहुंचाई है? मैं पूछता हूँ।
अपने होठ चाटते हुए और शरीर पर तब तक चक्कर लगाते हुए जब तक मेरी नज़र से मैं खुद ओझल नहीं हो जाता। यह कमज़ोर दिमाग वाले के लिए डराने के लिए एक तरकीब है। जब मैं थोड़े समय के लिए उनके पीछे से गायब हो जाता हूँ तो वो घबरा जाता है। जैसे ही वो अंदाज़ा लगाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, उनका दिमाग उनसे दूर हो जाता है और फिर जब वे मुझे फिर से देखते हैं तो उन्हें राहत मिलती है। बस यही प्रतिक्रिया दोहराना है। यह अपने आप में यात्रा है। पता नहीं मैं वो वार करूँगा या नहीं, या कब। मुझे आर्ची मत कहो, वो गुस्से से चिल्लाया। जब मैं पीछे खड़ा था वो तनाव में था। मैं वापस सामने की ओर मुड़ा और उसके कंधे ढीले पड़ गए, बस 1 इंच। तुम सवाल से बच रहे हो आर्ची, मैंने जानबूझकर नाम का इस्तेमाल करते हुए कहा। वो मेरी अवज्ञा पर गुर्राया लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी माँ हमेशा उसे आर्ची कहती है जब तक कि वह 10 साल की उम्र में स्तन कैंसर से मर नहीं गई। तब उसके पिता ने अपना आपा खो दिया और सारे मेडिकल बिल और अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा कमाने के लिए ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया। उसने अपने बच्चों को बेरहम और निर्दयी बनाया और आर्ची ने कभी किसी को अपने माँ के उपनाम से पुकारने नहीं दिया बिना उन्हें चाकू मारे। उसने उसे यह नाम पुकारने पर कई लोगों को चाकू मारा, जिससे उसका सबसे अच्छा दोस्त मैक्स भी शामिल है। उसके दोस्त ने जे के कई एक बार में, जहाँ वो अक्सर जाता था, 1-2 बार इस बारे में शिकायत की थी। मैंने दोबारा पूछने पर मजबूर मत करो, मैंने चेतावनी दी। मेरी आवाज़ धीमी हो गई ताकि यह पता चल सके कि मैं कितना गंभीर हूँ। मुझे नहीं पता, वो निराश होकर चिल्लाया। शायद 1-2, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तुम्हारी पूर्व पत्नी के बारे में पढ़ा। मैंने उस बेवकूफ़ सवाल को नज़रअंदाज किया। तुम्हें उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो अस्पताल ले जाया गया और वह मुश्किल से पहचानी जा रही थी। सबूत बताते हैं कि तुमने उसके चेहरे पर टकीले के बोतल तोड़ी और फिर उसे चाकू मारा। अनगिनत टूटी हड्डियाँ और चोटों का तो जिक्र ही नहीं है। तुमने उसे लगभग मार ही डाला था। आर्ची सूंघता है, उसके ठंडी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं झलकता। आत्ममुग्ध लोग कभी नहीं होते। किसी न किसी तरह वो अपने दिमाग में बात घुमा लेते हैं कि पीड़ित उसकी हकदार थी। उन्हें जो भी चोटें आई वो उसकी अपनी गलती थी। वो मुझे धोखा दे रही थी, वो चिढ़कर जवाब देता है, ऐसा मुंह बनाते हुए जैसे किसी बच्चे को जन्मदिन का केक ना मिला हो। क्या तुमने पहले उसे धोखा दिया था? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो झट से जवाब देता है। वो मेरी पत्नी है और मैं पैसे कमाता हूँ। अगर मुझे एक रात के लिए किसी स्ट्रिपर वो ख़रीदने का मन करता है तो ये मेरा हक है। वो तो बस यही करती थी कि घर पर आलसी होकर बैठी रहो और मेरे पैसे उड़ाए। मैं सिर हिलाता हूँ उसके जवाब को वैसे ही स्वीकार करते हुए। क्या तुम एडी को चोट पहुँचाते? मैं एक लंबी चुप्पी के बाद पूछता हूँ। वो खिल्ली उड़ाता है। मैं उसे वैसे चोदता जैसे मुझे चोदना पसंद है। अगर उसे कुछ चोटें भी लग जाती तो क्या? कुतिया को ये सब पसंद होते हैं। उन्हें ये रफ पसंद है। ना गुस्से में मुझे सीने से गुस्सा मारा और मुझे अपना सारा संयम लगाना पड़ा कि मैं उस वक्त उसकी आंखों में ये पेचकस ना घोंप दूँ। अगर आर्ची को इसके लिए कोई मैनुअल दिया जाए तो उसे पता नहीं होगा कि सही रफ सेक्स क्या होता है। वो औरतों को चोट पहुंचाता है क्योंकि उसे इसमें मज़ा आता है। वो नहीं जानता कि औरतों को दर्द और सुख के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाता है, उन्हें और ज़्यादा पाने के लिए बेताब कैसे बनाया जाता है। वह बस उन्हें चोट पहुंचाता है। जब तक वह ऐसा करता है, लड़की पूरी तरह से घायल हो और सदमाग्रस्त हो चुकी होती है। शायद खून भी बह रहा होता है और वो अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कुराहट के साथ चला जाता है, मानो वो पहला आदमी हो जिसने साबित किया हो कि औरतों को ऑर्गेज़म वास्तव में एक मिथक नहीं है। तुमने एडी को चोट नहीं पहुंचाई, मैं देखता हूँ। उस जवाब का इंतज़ार करते हुए जो मुझे पता है कि वह देगा। वो अभी तक काफ़ी हताश नहीं हुआ है, काफ़ी डरा हुआ भी नहीं है। वह अभी भी झूठी बहादुरी का नाटक करने और सम्मान के साथ मरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह बहुत जल्द बदल जाएगा। वह मुस्कुराता है। पहले तुम्हें उन्हें शांत करना होगा। मैंने उनके लिए जो योजनाएं बनाई थी वह रुक जाता है, अपने होठों को अश्लीलता से चाटता है। उसकी आंखें एक खूबसूरत गाना होती है।
फिर से मैं जब स्वीकार करता हूँ, अपना सिर हिलाता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ क्योंकि यह ठीक वही करता है जो मैंने उसके लिए योजना बनाई है और मैं सेक्स के लिए उसके तरीक़ों को अपनाने वाला हूँ। मैं उसे चोट पहुँचाने और खून बहाने में मज़ा आएगा और वह तो यही चाहेगा कि काश वह एड्रिनल रिलीज से कभी मिला ना होता। और दोस्तों चैप्टर 9 यहीं पे ख़त्म होता है। हिंदी ट्रांसलेट है तो थोड़ा इधर उधर तो होगा ही, प्रॉपर इंग्लिश जैसा लगेगा नहीं। इंग्लिश पढ़ने में जो मज़ा है इस नोवेल का वो अलग बात है। और आप भी देख ही रहे होगे कि यहाँ पे कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फक ओके, देयर इज़ वन क्वेश्चन कि आपको मेरे आवाज़ में ASMR चाहिए क्या? इफ़ चाहिए तो कमेंट करना। और कैसा रोल प्ले का चाहिए, लाइक कैसी कहानियाँ चाहिए उसमें, तो मैं वो ट्राई करूँगा रात में सोते हुए उसे रिकॉर्ड करते हुए इन माई हॉर्नी वॉइस। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे पूरा सुनने के लिए। बाय बाय, ख्याल रखें अपना।